हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन मानव भूगोल के उद्देश्य लास्ट क्लास में अपन ने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन मानव भूगोल के जो प्रमुख उद्देश्य हैं या मानव की जो प्रकृति के साथ जो सकारात्मक संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव की प्रकृति सकारात्मक या पॉजिटिविटी की दिशा में या डायरेक्शन में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य माना गया है। मानव भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या तथा उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन है। मानव की प्रकृति व मानव की सुख समृद्धि में किया जाता है। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव की प्रकृति व मानव की समृद्धि को माना गया है। अर्थात मानव भूगोल के उद्देश्य में मानव की जो प्रोग्रेस या मानव की जो समृद्धि है उसको अपन मुख्य उद्देश्य के रूप में मानते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वातावरणीय सहयोगों को शामिल किया जाता है, जैसे नंबर 1 मानवीय शारीरिक लक्षणों और एंथ्रोपोजोग्राफी या एंथ्रोपोजी का वितरण को उद्देश्य में शामिल किया जाता है। अर्थात मानव की जो शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या मानव की जो एंथ्रोपोजोग्राफी है उसको भी मुख्य उद्देश्य में शामिल करते हैं। नंबर 2 जनसंख्या के वितरण, घनत्व, आयु वर्ग, उनके प्रवासों की संख्या और प्रवासों के वेग, मानवीय वर्गों की सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना, यह भी एक मुख्य उद्देश्य है। अर्थात मानव की जो जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, एज ग्रुप है या माइग्रेशन है या फिर प्रवास का जो वेग है वो भी सामाजिक संरचनाओं की जानकारी के रूप में मुख्य उद्देश्य में शामिल किया जाता है। तीसरा उनके संसाधनों उपयोगों द्वारा तथा उनके व्यवसाय की आर्थिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन मानव भूगोल के ऑब्जेक्ट के रूप में शामिल करते हैं। अर्थात मानव विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उसका उपयोग किस प्रकार से करता है, उन संसाधनों को व्यवसाय के रूप में या आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में अध्ययन करता है। तीसरा इनके उद्योगों का आकार, विस्तार व प्रवृत्तियों का अध्ययन भी मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया जाता है। अर्थात मानव विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, उपयोगी संसाधन है, धात्विक, अधात्विक, आणविक, उनको विनिर्माण उद्योग में या खनन उद्योग के द्वारा, उत्खनन के द्वारा उद्योगों का आकार, विस्तार व उनकी प्रवृत्तियों को भी उद्देश्य के रूप में शामिल करता है। इसके अलावा मानव परिवहन और संचार साधनों को अध्ययन के रूप में भी शामिल करता है। मानव विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का या संचार के साधनों का उपयोग करके मानव भूगोल के उद्देश्य के रूप में शामिल करता है। अगला उन प्रदेशों की मानव बस्तियों का वितरण, उनका स्वरूप तथा निर्माण सामग्री की जानकारी, भोजन, वस्त्र आदि की जानकारी प्राप्त करना व निष्कर्ष निकालना मानव भूगोल के उद्देश्य में शामिल किया जाता है। मानव की बसावट प्राचीन काल से भी विभिन्न प्रकार की बस्तियों का जो वितरण है, उनका स्वरूप है या बस्तियों के निर्माण में जो काम आने वाली सामग्री किस प्रकार की है, भोजन, वस्त्र आदि की जानकारी भी मानव भूगोल के उद्देश्य के रूप में शामिल की जाती है। इन सभी के मिले जुले प्रभाव व स्वरूपों से वहाँ के क्षेत्रीय सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो भोजन, वस्त्र, निर्माण सामग्री तथा बस्तियों का वितरण तथा उसमें काम आने वाली सामग्री, उनमें रहने वाले मानव, आदिम मानव, उनके द्वारा मानव भूगोल में क्षेत्रीय सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप की जानकारी प्राप्त होती है या इनका निर्माण होता है। एक नवीन प्रकार की जो टर्म्स है वो सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप, जिसमें मानव निवास करता है, अपना आवास का निर्माण करता है, रहने की सामग्री प्राप्त करता है, भोजन वस्त्र की जानकारी प्राप्त करता है, निर्माण सामग्री प्राप्त करता है आदि वो मानव सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में प्राप्त करता है। मानव पारिस्थितिकी और मानव भूगोल में अंतर, आपने एक टर्म सुना होगा, ह्यूमन इकोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें मुख्य अंतर क्या है वो अपन आगे अध्ययन करेंगे। अभी नंबर 1 मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव के जीवन पर और उसकी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को हमको जानकारी प्राप्त ह्यूमन इकोलॉजी में मिलती है। इसमें मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण की जो एक्टिविटीज़ है वो मानव जीवन पर किस प्रकार से प्रभावित करती है उसके बारे में जानकारी
मिलती है। लेकिन मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण ही नहीं, सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, इनके तथ्य, प्रकृति प्रभावों का मानव द्वारा उनके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अतः मानव भूगोल या ह्यूमन इकोलॉजी से थोड़ा विस्तृत रूप है। अतः ह्यूमन इकोलॉजी का एक्सटेंड रूप ही ह्यूमन ज्योग्राफी माना गया है। ह्यूमन ज्योग्राफी में केवल प्राकृतिक वातावरण ही नहीं, सांस्कृतिक वातावरण की भी जानकारी, उनके तथ्यों की जानकारी, उनके प्रभाव की जानकारी या मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अतः अपन कह सकते हैं कि मानव परिस्थिति और मानव भूगोल में मुख्य अंतरों में से मानव भूगोल को थोड़ा इकोलॉजी का विस्तृत रूप माना गया है। दूसरा अंतर, मानव पारिस्थितिकी में केवल मानव का अध्ययन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। मानव या ह्यूमन इकोलॉजी में केवल ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है या मानव से संबंधित व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल ह्यूमन स्टडी की जाती है। लेकिन मानव भूगोल के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत मानव का नहीं, मानव वर्ग, मानव समूह का अध्ययन होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का व्यक्तिगत अध्ययन नहीं होकर के मानव वर्ग या समूह का अध्ययन किया जाता है। अतः मानव भूगोल में ये विश्लेषण किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले कोई भी मानव समूह हो, वो अपना जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण में किस प्रकार संघर्ष व वातावरण का किस प्रकार से प्रयोग करता है और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन या चेंजेस लाता है, ये सभी कार्य मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। अतः सभी मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्यों में आते हैं। ये सभी वातावरणीय समायोजन के अंतर्गत आते हैं, जिसको एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है मानव विभिन्न प्रकार के जो जैविक समूह हैं, सामाजिक समूह हैं, आर्थिक समूह हैं, सांस्कृतिक समूह हैं या विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के वातावरण में उसको संघर्ष करना पड़ता है या वातावरण वो किस प्रकार से प्रयोग करता है या वातावरण वो क्या क्या परिवर्तन करता है, ये सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट या अगला त्रिक संतुलन, ट्राइडिक बैलेंस आपने सुना होगा, एक प्रकार का न्यू टर्म्स है। इसमें केवल ये है बताया गया है कि मानव और वातावरण के मध्य कार्यात्मक संबंध पाया जाता है। इसका मतलब मानव भूगोल में मानव व पर्यावरण का विश्लेषण, उनका पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। ये त्रिक संतुलन का अर्थ है कि त्रिक संतुलन में मानव वर्ग की स्थिति केंद्र में है। अर्थात त्रिक संतुलन का मुख्य बिंदु यह है कि इसमें मानव की जो स्थिति है, मानव वर्ग है जो केंद्र या केंद्रीय स्थिति के रूप में पाया जाता है। अर्थात मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर एवं कार्य में अनुकूलन करता है, उसके पश्चात वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है, इसके साथ समायोजन भी स्थापित करता है। अर्थात मानव सर्वप्रथम किसी भी वातावरण में या शरीर व कार्य के दृष्टि से सबसे पहले अनुकूलन करता है। अनुकूलन के पश्चात वातावरण में आवश्यकता अनुसार वो परिवर्तन भी करता है और परिवर्तन करने के साथ साथ मानव अंततः उस वातावरण में समायोजन भी स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश में निवास करने वाला हर मनुष्य वर्ग अब उसमें पारिस्थितिकी समायोजन करता है। अतः मनुष्य एक भौगोलिक तथ्य तो है ही है, लेकिन वे वातावरण का अंग नहीं है। अतः मनुष्य की मानव भूगोल में स्थिति केंद्रीय मानी गई है, जो इस चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक समायोजन और सांस्कृतिक वातावरण जिसके केंद्रीय बिंदु में मानव है। अतः मानव केंद्रीय बिंदु में होते हुए प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक समायोजन करके अपनी वृद्धि और विकास करता है। अतः मानव वर्ग सर्वप्रथम वातावरण में अनुकूलन, समायोजन, सांस्कृतिक वातावरण से प्रादेशिक समायोजन संपूर्ण विश्व में करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग या उपयोग करके उनमें सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। प्राकृतिक वातावरण व सांस्कृतिक वातावरण दोनों के साथ ही मानव पारिस्थितिकी समायोजन करता है, जिसे एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अर्थ है मानव अनुकूलन, समायोजन, सांस्कृतिक वातावरण के साथ प्रादेशिक समायोजन करके अपने सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करने के पश्चात वो वातावरण या प्राकृतिक वातावरण व सांस्कृतिक वातावरण दोनों के साथ एडजस्टमेंट करता है, जिससे पारिस्थितिकी समायोजन या एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के इन पारिस्थितिकी समायोजन और क्षेत्र का अध्ययन ही मानव भूगोल का मूल उद्देश्य माना गया है। अतः मानव विभिन्न प्रकार की एडजस्टमेंट या पारिस्थितिकी समायोजन करने की दक्षता रखता है, जो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य माना गया है। अतः अगला कॉन्सेप्ट, मानव भूगोल का काल पक्ष, टेम्पोरल एस्पेक्ट्स।
मानव समुदाय या मानव समुदायों द्वारा तथा उनके प्रदेशों में जो वातावरण समायोजन होता है उनमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। समय के साथ साथ क्षेत्र संगठन का विकास होता रहता है अतः मानव भूगोल में तथ्यों के विकास का भी अध्ययन होता है। यह अध्ययन मानव भूगोल का काल पक्ष कहलाता है। अब अंततः संक्षेप में मानव भूगोल के जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार से है या निम्नलिखित है। नंबर 1, वातावरण का अध्ययन करना जिसका मानव उत्पन्न किया है, जिससे मानव उत्पन्न हुआ है। वातावरण का दास है मानव, अतः मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन भी मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य में किया जाता है। मानव वर्गों के सामने अलग अलग क्षेत्रों में विश्व में आने वाली कठिनाइयों को अध्ययन करना और उनका निवारण या समाधान करना भी मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य माना गया है। भौतिक वातावरण के तत्वों में चॉइस छांट की संभावना का उपयोग मानव करता है। प्रकृति पर मानव के आंशिक विजय के द्वारा उत्पन्न भूदृश्य का अध्ययन भी मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य माना गया है। सांस्कृतिक वातावरण का मानव पर पड़ने वाला नकारात्मक व सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य माना गया है। और वाइट के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, कोटेशन दिया गया जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्ट्रेटजी एट मानव या मेन स्पेस या रिसोर्स, अर्थात मानव भूगोल में मानव कूटनीति के द्वारा स्पेस और रिसोर्स, आकाश और संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करता है वो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अतः आज अपने मानव भूगोल के विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य है उसका अध्ययन किया या मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप इसको लगातार रूप से पढ़ते रहे। ओके।